स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ाया था, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। आज प्रिपरेशन ऑफ मोनोहेलो एल्केन यहाँ पे चल रहा था। दो टाइप के प्रिपरेशन मेथड, तीन टाइप के बताए थे मैंने, एल्केन के द्वारा, एल्कीन के द्वारा और एक आपके एल्कोहल के द्वारा, ठीक है। आज हम बताने वाले हैं हेलोजन विनिमय अभिक्रियाओं के द्वारा, ठीक है। हेलोजन विनिमय द्वारा ये इसको कहते हैं हम इंग्लिश में कहें तो बाय हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडर कर ही लो, क्योंकि काफी टाइम पे इससे क्वेश्चन बनता है। दो टाइप की नेम रिएक्शन यहां से आती है आपके, ठीक है। एक का नाम है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया और एक का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया। एक का नाम है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया और एक का नाम है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। अब फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया और श्वार्ट्ज अभिक्रिया ये दोनों की दोनों नेम रिएक्शन है और इसमें ना हेलोजन एक्सचेंज पाया जाता है। हेलोजन एक्सचेंज का मतलब समझ रहे हो कि एक एल्किल हैलाइड से ना हम कोई दूसरा एल्किल हैलाइड प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक हेलोजन के द्वारा दूसरे टाइप के हेलोजन एटम को क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये दोनों की दोनों, काफी टाइम पे पूछी भी गई है। सबसे पहले मैं आपको फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया के बारे में बता देता हूँ कि फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया क्या कहती है। फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहती है कि जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, जहां पर x इज इक्वल टू क्या हो सकता है, या तो Br होगा या तो क्लोरीन होगा, ठीक है। मतलब ब्रोमीन या क्लोरीन हो सकता है यहाँ पे x की जगह, या हम ये कह सकते हैं कि जब एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन या एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है। कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट हम यहाँ पे एसीटोन को ही ले रहे हैं, वैसे आप मेथेनॉल को भी ले सकते हो, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन या ऑब्लिक में आप लोग ना मेथेनॉल भी लिख सकते हो। तो आप मेथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ या एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओ। तो यहाँ से क्या होता है, देखो एक Na यहाँ से और X यहाँ से रिलीज हो जाता है, तो NaX तो रिलीज हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। यानी कि यहाँ से निकलेगा आपका माइनस NaX और ये I ना यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एल्किल आयोडाइड। तो अगर आपसे पूछा जाए ना फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया किसके प्रिपरेशन की रिएक्शन है या कौन सा प्रिपरेशन होता है, कौन सा एल्किल हैलाइड इससे प्रिपेयर होता है, तो आप ध्यान रखना इससे एल्किल आयोडाइड प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो एल्किल आयोडाइड बनाने की ये स्पेसिफिक विधि है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एल्किल आयोडाइड बनाने की एक विशिष्ट विधि का क्या लिखिए, समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए, तो ये ध्यान रखना आपको फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया है, ठीक है। अब यूनिवर्सल डेफिनेशन तो आपको पता ही है, क्या कहती है यूनिवर्सल डेफिनेशन, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में करते हैं तो एल्किल आयोडाइड बनता है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि फॉर्मेशन तो हमें पता ही होता है, सॉरी प्रोडक्ट तो हमें पता ही होता है और रिएक्टेंट आपको पता ही होता है। बस बात तो आपको क्या करनी है कि रिजेंट कौन सा लिया जा रहा है और कैटालिस्ट कौन सा लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतना क्वेश्चन जो पूछ सकता है आपसे, देखो 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं, वो तो आप खुद को समझ सकते हो। या तो डायरेक्ट फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कह देगा कि इसकी रासायनिक समीकरण लिखिए, या कुछ ऐसा कर सकता है कि RX लिख करके प्लस NaI लिख देगा, यहाँ पे कैटालिस्ट की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा और आगे लिख देगा RI। तो आपको ये कैटालिस्ट भी पता होना चाहिए ना, कौन सा कैटालिस्ट यूज हो रहा है। या ऐसा हो सकता है कि RBR लिख करके और NaI लिख के एसीटोन लिख देगा और सामने आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा कि इसका प्रोडक्ट कौन सा है। या ऐसा भी पूछ सकता है कि स्पेसिफिक मेथड होता है एल्किल आयोडाइड बनाने का, उसकी रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये स्पेसिफिक मेथड है इसका, ठीक है, क्योंकि इससे पर्सनली आपका एल्किल आयोडाइड ही बन रहा है, कोई दूसरा नहीं बन रहा है। इसी प्रकार ऐसे सेम टू सेम आपकी ना श्वार्ट्ज अभिक्रिया होती है और श्वार्ट्ज अभिक्रिया में भी हम यही करते हैं कि RX की अभिक्रिया, यहाँ पर भी X कौन हो सकता है, या तो Cl होगा या तो क्या होगा आपका Br होगा, ठीक है। जब हम किसकी रिएक्शन, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं
किसके साथ करते हैं यहाँ पर ना हम AgF के साथ करते हैं, ठीक है। वैसे जब ना आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होते थे तो रीजंट यहाँ पे बहुत सारे होते थे, लेकिन अभी ना आरबीएससी में केवल AgF दिया हुआ है, प्रेजेंस भी नहीं दी है इसमें, लेकिन प्रेजेंस आप लिख देना ग्लाइकोल, ठीक है। वैसे आरबीएससी में प्रेजेंस नहीं दिए, तो अगर आप प्रेजेंस भी नहीं लगाओगे ना तो आपका रिएक्शन सही मानी जाएगी। तो जब हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ ग्लाइकोल की प्रेजेंस में करते हैं, तो यहाँ से ना निकलता है आपका AgX, ये तो निकल गया आपका AgX, ठीक है, और बच जाएगा आपका RF एल्किल फ्लोराइड। तो अगर अब यहाँ से सेम जिस प्रकार यहाँ से 4 टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, यहाँ पर भी 4 टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाएंगे। पूछ सकते हैं ना एल्किल फ्लोराइड बनाने की स्पेसिफिक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए, या नाम भी पूछ सकता है, केवल नाम भी पूछ सकता है कि ऐसी अभिक्रिया बताए जिसमें एल्किल फ्लोराइड बनता है, एक स्पेसिफिक रिएक्शन। तो आप ध्यान दे देना, इसको स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि ऐसे ही RX प्लस AgF देख के डैश करके प्रोडक्ट पूछ लेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे करके यहाँ पे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन काफी टाइम पे इससे आए भी हैं, वैसे मैक्सिमम टाइम पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन ही आते हैं इससे। कैसे कि निम्न अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए, तो आपसे नीचे दे देगा, जैसे कभी फिंकेलस्टीन अभिक्रिया दे देगा, कभी स्वार्ट्ज अभिक्रिया दे देगा। तो मैंने ओल्ड ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर आपको दिए हैं वो सारे के सारे ना आप लोग देख लेना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये रिएक्शन पूछता है, ठीक है। तो हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में आपके पास 2 टाइप की रिएक्शन आती है, एक फिंकेलस्टीन अभिक्रिया होती है, एक स्वार्ट्ज अभिक्रिया होती है। तो हेलोजन एक्सचेंज हुआ है कि नहीं हुआ, देखो यहाँ पर Ag के साथ फ्लोरीन था, फ्लोराइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है, फ्लोराइड था। यहाँ पर हेलाइड कौन कौन सा हो सकता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड हो सकता है। तो फ्लोरीन ने इन दोनों में से किसी एक को रिप्लेस किया, हेलोजन को ही तो रिप्लेस किया ना, तो हेलोजन ने हेलोजन को रिप्लेस किया। यहाँ पर भी देख लो, हेलोजन ने आयोडीन जुड़ा है ना, इस X के स्थान पर आयोडीन जुड़ गया, तो एक हेलोजन के द्वारा दूसरा हेलोजन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। इसलिए इस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन नाम दिया, ठीक है। हेलोजन विनिमय अभिक्रिया इसका नाम दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं जिसको, है ना। और अभी आपने आरबीएससी की तैयारी करनी है, बोर्ड एग्जाम में जाना है, तो यहाँ से ना ऑर्गेनिक में इतने ज्यादा रिएक्शन होते हैं कि जितना कंटेंट कम करना चाहे ना उतना ज्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि अगर हमने रिएक्शन में और ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा लिखवा दिया तो बहुत ज्यादा डीप चले जाएगा, यहाँ पे समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से जितना कम कंटेंट आप लेकर के चलोगे ना उतना ज्यादा बेटर होगा। देखो आपके लिए बेनिफिट चीज क्या है, बेनिफिट क्या है आपके लिए, आपको क्या है, बोर्ड की तैयारी करनी है अभी, है ना। और बोर्ड की तैयारी करनी है तो आपको पता भी होना चाहिए कि कितने टाइप के क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एक नंबर के क्वेश्चन जनरली पूछता है, मतलब 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ना उसमें भी 4 छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ये समझ लो कि रिएक्शन में ना कोई भी एक्स्ट्रा चीज वो पूछने वाला नहीं है आपसे। या तो बहुत ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट हो उस रिएक्शन में तो उस कॉन्सेप्ट को पूछ लेता है, या तो फिर डायरेक्ट ना वो रिएक्शन के नाम लिख देता है, या तो रीजेंट और सबस्ट्रेट लिख करके आगे प्रोडक्ट में क्या लगा देता है, क्वेश्चन मार्क लगा देता है, इसको आंसर पूरा करो इसका। ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हुंस डीकर अभिक्रिया। हुंस डीकर अभिक्रिया ये भी नेम रिएक्शन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो मैंने एल्किल आयोडाइड बनाने की आपको एक स्पेसिफिक विधि बता दी है, फिंकेलस्टीन। एल्किल फ्लोराइड बनाने की भी एक स्पेसिफिक विधि बता दी है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। हुंस डीकर रिएक्शन ना एल्किल ब्रोमाइड बनाने की स्पेसिफिक मेथड है, याद रखना। एल्किल आयोडाइड बनाने का फिंकेलस्टीन, एल्किल फ्लोराइड बनाने का स्वार्ट्ज अभिक्रिया, एल्किल ब्रोमाइड बनाने का एक स्पेसिफिक मेथड है हुंस डीकर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन ब्रोमीन से हम कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जब सिल्वर कार्बोक्सिलेट की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करते हैं तो यहां से क्या होता है, देखो एक तो CO2 गैस रिलीज हो जाती है सबसे पहली बात, ठीक है। अच्छा मेन प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोनो हेलो एल्केन की बात चल रही है तो आपको पता ही मोनो हेलो एल्केन ही बनेगा। और हेलोजन यहाँ पे Br है तो Br ही जुड़ेगा, समझ में आ रही बात। तो यहाँ से ना एल्किल ब्रोमाइड तो बन जाएगा। अब एक तो निकल जाएगा आपका यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और एक निकलेगा यहाँ से AgBr, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि हुंस-डीकर अभिक्रिया ना कौन सा मेथड है, स्पेसिफिक मेथड किसके लिए, तो आपको ध्यान रखना है ये केवल और केवल ना एल्किल ब्रोमाइड ही बनाता है। इस मेथड से आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। हुंस-डीकर रिएक्शन के बाद एक और रिएक्शन आती है प्राइमरी एमीन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। अब प्राइमरी एमीन के द्वारा हम कैसे बनाते हैं, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन की रिएक्शन ना हम टिल्डन रिजेंट से कर देते हैं। इसका नाम है टिल्डन रिजेंट। नाइट्रोसिल क्लोराइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? नाइट्रोसिल क्लोराइड। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड से करते हैं जिसका नाम है टिल्डन अभिकर्मक। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कभी कभी इस क्वेश्चन में ये कैसा दे सकता है आपको, देखो बोर्ड एग्जाम में ना एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता क्वेश्चन कैसे दे देगा। हो सकता है कि यहाँ पर ना केवल और केवल ऐसे लिख दे हिंदी में प्राइमरी एमीन जिसको कहें प्राथमिक एमीन, और प्लस में लिख दे टिल्डन अभिकर्मक, और सामने डैश करके लिख दे उत्पाद बताइए भाई इसका। समझ में आ रही बात? तो प्राथमिक एमीन तो आप बना लोगे इजीली वे में। अब टिल्डन अभिकर्मक लिख दिया तो आपको पता होना चाहिए क्या कि टिल्डन अभिकर्मक कौन होता है। तो ये आपका टिल्डन अभिकर्मक। अब यहाँ से क्या होता है, देखो यहाँ से एक तो निकलता है आपका RCl, ये तो बन गया आपका एल्किल हैलाइड या कहें तो एल्किल क्लोराइड। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैंने ना आपको चारों स्पेसिफिक मेथड बता दिए हैं। कैसे भाई, ये रिएक्शन नाइट्रोसिल क्लोराइड की प्रेजेंस में ही होती है। तो अब ये नाइट्रोसिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है तो ये क्लोराइड है, यानी कि एल्किल क्लोराइड बनाने का स्पेसिफिक मेथड है। ये Br2 के साथ रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब ये एल्किल ब्रोमाइड बनाने का स्पेसिफिक मेथड है। फिंकेलिस्टीन NaI की प्रेजेंस में होती है, यानी कि वो किसका बनाने का मेथड है आपका, किसको बनाने का मेथड है, एल्किल आयोडाइड बनाने का मेथड है। और स्वार्ट्ज अभिक्रिया किसको बनाने का मेथड है, एल्किल फ्लोराइड बनाने का मेथड है। तो ये चारों के चारों स्पेसिफिक मेथड हुए कि नहीं हुए। तो अगर आपसे चार स्पेसिफिक मेथड में से कोई भी स्पेसिफिक मेथड पूछ रहा है तो आप इन चारों में से कोई भी एक, मतलब अगर एल्किल क्लोराइड है तो ये ले लेना, एल्किल ब्रोमाइड के लिए पूछे तो वो ले लेना, और आयोडाइड के लिए पूछे तो फिंकेलिस्टीन ले लेना, फ्लोराइड के लिए पूछे तो स्वार्ट्ज अभिक्रिया ले लेना। अब आगे क्या क्या निकल सकता है, देखो यहाँ से निकल सकता है एक H2 और एक निकलेगा O, तो ये निकल जाएगा आपका H2O। एंड प्लस में क्या निकल सकता है, N2 नाइट्रोजन गैस। तो ये चारों के चारों मेथड मैंने आपको बता दिए, और इससे पहले मैंने आपको 3 मेथड और बताए थे, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया आपका मोनो हेलो एल्केन का विरचन यहाँ पर, ठीक है। अब मोनो हेलो एल्केन का मैंने नामकरण बता दिया, क्लासिफिकेशन तो मैंने सब पहले स्टार्ट में बता दिए थे आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाला हूं मैं आज। फिजिकल प्रॉपर्टीज दिख रहा हो तो सही है, अगर आपको नहीं भी दिख रहा है तो मैंने क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। मैंने लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं भौतिक गुण। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो भौतिक गुणधर्म ना यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसमें से एक ही चीज मायने रखती है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं कहूं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में से एग्जामिनर को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो कहां से पूछने वाला है, तो मैं आपको कहूंगा कि वो आपका ना बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो जनरली ना मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट पे ही फोकस कराऊंगा, बाकी चीजें ना मैं आपको जनरली थोड़ी थोड़ी बता देता हूँ। जैसे स्टेट की अगर हम बात करें कि कौन कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब अवस्था कौन कौन सी होती है, हिंदी में लिखते हैं अवस्था, ठीक है। कौन कौन सी अवस्था है इनकी, तो मैं आपको बता दूं, ये सॉलिड में भी रहते हैं, लिक्विड में भी रहते हैं, और गैस स्टेट में भी रहते हैं, ठीक है। सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज गैस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना। अभी ना गैस की बात करूं कि गैस के रूप में कौन कौन से होते हैं, तो जनरली ना CH3Cl होता है, एक तो मेथिल क्लोराइड होता है, एक मेथिल ब्रोमाइड होता है, और एक आपका एथिल क्लोराइड हो जाता है, ठीक है। 3 जनरली जो दिए गए हैं सभी बुकों में, सभी बुक्स में जो दिए गए हैं, जितने भी बुक्स आपने देखी होगी, इन तीनों को ही ये गैस स्टेट में मानता है। उसके बाद C18 तक ना ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं, और C18 के बाद ये सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जो मैंने कुछ रेफरेंस बुक में देखा है, ठीक है।
तो ये तो ज्यादा जरूरी जानने वाली बात नहीं है, आपसे पूछेगा भी नहीं कि कौन गैस होता है, कि इतना डीप ना कोई इतनी वो बात नहीं है इसमें, कॉन्सेप्चुअल बात है, तो याद करने वाली बात है, तो इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता एग्जामिनर, ठीक है। दूसरी बात करते हैं गंध कैसी होती है, स्मेल कैसी होती है। तो स्मेल में इसकी मीठी गंध होती है, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन बनने वाला था? ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि हाँ एल्किल हैलाइड की गंध कैसी होती है, तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं आपसे, ठीक है। फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे रंग कैसा होता है, तो जनरली ना ये रंगहीन होते हैं, ठीक है। जनरली ना ये रंगहीन होते हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट अगर हम लाइट की प्रेजेंस की बात करें तो ये ना कुछ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके, कुछ एल्किल हैलाइड जो होते हैं, जैसे एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड। एल्किल क्लोराइड तो नहीं लिखा है, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड लिखा है आपकी बुक ने, कि इन दोनों के ना कलर हो जाते हैं, यानी कि ये रंगीन हो जाते हैं, ठीक है। पीले कलर देते हैं, यूं लिखा गया, पीला कलर देते हैं। एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड लाइट की प्रेजेंस में ना आपका पीला कलर देता है, ठीक है, ऐसा लिखा है। लेकिन जैसे कुछ बुक होते हैं ना, तो कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा है डायरेक्ट कि लाइट की प्रेजेंस में नहीं ये कलर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी बुक ने एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड को क्या दिया है कि ये पीले कलर के हो जाते हैं। तो फाइनली बात ये कि लाइट की प्रेजेंस में कलर आता है, बाकी नॉर्मली ये क्या होते हैं आपके कलरलेस होते हैं। अच्छा, अगर विलेयता की बात करूं तो विलेयता ना हम कह सकते हैं सामान्यता नहीं, ये जल में अविलेय होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपकी बुक में भी लिखा गया है कि जल में तो ये अविलेय होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे मैं कह सकता हूँ ईथर हो गया व बेंजीन हो गया, ये आपके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, ईथर बेंजीन इत्यादि में ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, विलेय होते हैं। इससे ज्यादा ना इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वैसे कॉन्सेप्ट बनता है इसमें भी एक अच्छा सा, जल में विलेय अविलेय क्यों है, ये ऐसा भी कॉन्सेप्ट बनता है। तो लेकिन जब है ही नहीं सिलेबस में, तो उसके बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की भी अगर मैं बात करूं, कभी आप कंपटीशन एग्जाम में भी जाते हो तो वहां पे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड ना क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ तक तो आपको ना नॉर्मल सी जानकारी देनी थी, वो मैंने आपको दे दी है, तो इसको आप याद रखो चाहे ना रखो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से तो नहीं है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर फिर भी बन जाए ना तो एक बार के लिए आपको मैंने समझा दिया है, तो आप लोग इसको भी याद रख सकते हो। बाकी तो चांसेस बहुत कम होते हैं, मैं कहूँ 0.001% चांसेस है कि इसमें से कोई क्वेश्चन बने। लेकिन अब जो इसमें मैं पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ आपको, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। ये तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी में से क्वेश्चन बनाना है तो इन सब में की कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्वथनांक जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको ना क्वथनांक। अच्छा, मैं ना एक आपको ना एक चीज बता देता हूँ डायरेक्ट, उसके बाद ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप यही अप्लाई करना, ठीक है। जितने भी चैप्टर आएंगे पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ना आप यही मेथड अप्लाई करना कि बॉइलिंग पॉइंट ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, पहली बात, ठीक है। ये ना अब आपको पूरे की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान रखना है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कह रहा हूं मैं यहाँ पे, अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली सी बात है उसका ना बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा उस कंपाउंड का। मतलब दो कंपाउंड में अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है तो आप उसका ना मॉलिक्यूलर वेट के कंपेयरिंग कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट के बाद ना आपका वान डर वाल फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो वान डर वाल फोर्स, ठीक है। वान डर वाल फोर्स एंड इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वान डर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये सारी की सारी चीज ना मैं आपको किसके लिए बता रहा हूँ, क्वथनांक के लिए बता रहा हूँ। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ब्रांच, डायरेक्टली बोले तो इनवर्सली कह रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली 1 मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच, ठीक है। इन सबको मैंने एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं लिखा है, पहली बात है। मैंने इन सबको बॉइलिंग पॉइंट के प्रोपोर्शनल लिखा है, मतलब ये मान के चलो कि बॉइलिंग पॉइंट को ना आप अलग अलग कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अलग अलग लिख सकते हो
कि बॉइलिंग पॉइंट ना आपके मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आप अलग से लिख देना बॉइलिंग पॉइंट ना आपके वैन डर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर आप अलग से लिख देना बॉइलिंग पॉइंट ना आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और बॉइलिंग पॉइंट ना आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांच के। ठीक है, इनका रिलेशन नहीं बता रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं बता रहा हूं मैं, अभी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं। आप चाहो ना अलग अलग लिख लेना इसको। ठीक है, मैंने ऐसा ढंग से लिखा है, वैसे ये तरीका गलत है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को मैंने ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ले लिया, ऐसा तो जनरली होता नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा ही होगा, लेकिन हाँ बॉइलिंग पॉइंट ना ब्रांच के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट वैन डर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट वैन डर वाल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो अब इसको ना बस मैं इसके बेस पर इन सब चीजों को लिख रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों का मैंने अभी तक कोई रिलेशन बताया नहीं आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इससे रिलेशन नहीं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा है बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन बता रहा हूँ इन सबसे। ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जब हम एल्किल हैलाइड में इस चीज को अप्लाई करने जाते हैं तो अप्लाई कैसे करते हैं, 3 कंडीशन आएंगी आपके लिए। तो सबसे पहले ना मैं आपको फर्स्ट कंडीशन बताने वाला हूं। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन में सपोज करो आर ना सेम है, आर सेम है और एक्स ना आपके डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये कि अगर आर सेम हो जाए एक्स डिफरेंट हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट आप किसके बेस पर देखने वाले हो, तो बॉइलिंग पॉइंट आप देखने वाले हो फ्लोरीन की कंपेयर में क्लोरीन वाले का ज्यादा होगा, क्लोरीन की कंपेयर में ब्रोमीन वाले का ज्यादा होगा, और ब्रोमीन की कंपेयर में आयोडीन वाले का ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप इनका एटॉमिक वेट देखोगे तो इसका 19 के समथिंग है, इसका 35.5 है, इसका 80 है और इसका 127 है। यानी कि अगर मैं कहूं एटॉमिक वेट का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, एटॉमिक वेट का बढ़ता हुआ क्रम क्या है, देखो मैं जनरली 19 शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 35.5 होता है, बट मैं एक जनरल से आइडिया देकर के बता रहा हूँ आपको, 80 और ये हो गया आपका 127। ठीक है, तो एटॉमिक वेट का बढ़ता हुआ क्रम ये है, और आर तो सेम है, और अगर आर सेम है तो यहां से तो हम क्या कर सकते हैं, वेट कंसिडर नहीं कर सकते। तो अब जब जिनके साथ ये सब जुड़े होंगे ना तो इनके बेस पर हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं कि आयोडीन, अगर सपोज करो जैसे आर सेम का मतलब सबके साथ ना CH3 जुड़ा हुआ है, तो CH3 के साथ आप फ्लोरीन जोड़ दो, CH3 के साथ ना आप क्लोरीन जोड़ दो, CH3 के साथ ब्रोमीन जोड़ दो, और CH3 के साथ ना आप आयोडीन जोड़ दो। और अब आपसे मैं पूछूं कि इन सब में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप देखो CH3 का ना 15 है, फिक्स है, CH3 का 15 फिक्स है, यहाँ सब में CH3 का 15 फिक्स है। तो अब चेंजिंग किसके बेस पे आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बेस पे। बस बात खत्म। आप मॉलिक्यूलर वेट ले लो, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना आएगा, 15 और 19 कितना होता है 34, और 35 और 15 कितना हो जाएगा आपका 50। वैसे 50.5 आता है, बट एक जनरल आइडिया दे रहा हूं मैं आपको। 80 यानी कि आ जाएगा आपका 95 और ये आ जाएगा आपका 142। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस आया है। अब मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेस पर हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली इसमें पाई नहीं जाती है। ठीक है, एल्किल जो हैलाइड होते हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली होती नहीं है, जनरली कहाँ होगी, कहाँ से इतना ज्यादा। देखो हाइड्रोजन कहाँ पर होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन मैंने बताई थी, एक्टिव हाइड्रोजन होना जरूरी है, और एक्टिव हाइड्रोजन डायरेक्टली कहाँ पर होता है आपको पता है, जब वो फोन से जुड़ा हो डायरेक्टली, फ्लोरीन ऑक्सीजन या किससे जुड़ा हो, फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से डायरेक्टली जुड़ा हो। ठीक है, अब हेलोजन, अब यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है एल्किल हैलाइड में वो तो कार्बन से जुड़ा होता है, और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इतना एक्टिव हो भी नहीं सकता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ले। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली कंडीशन तो यहाँ पर वैसे भी अप्लाई होगी नहीं, लेकिन आगे जब आप एल्कोहल पढ़ोगे वहां पर तो अप्लाई होगी ना, तो मैंने ये चीज वहां के लिए बताई है। ठीक है, पहली कंडीशन समझ में आ गई, जब एक्स डिफरेंट होगा तो मॉलिक्यूलर वेट किसके बेस पर देखा जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बेस पर देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आर तो सेम है। अब दूसरी कंडीशन में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, दूसरी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, आर को डिफरेंट कर दूं और इसको सेम कर दूं, किसको, एक्स को। तो सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, सेकंड कंडीशन हो सकती है कि आर ना यहाँ पे डिफरेंट हो जाए, अब मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। ठीक है, आर डिफरेंट हो जाए और एक्स अगर सेम हो जाए तब क्या होगा, अगर आर डिफरेंट है और एक्स सेम है तब क्या होगा, देखो आर डिफरेंट है मतलब आप ना कार्बन को बढ़ा दो। ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ा दो, तो कार्बन की संख्या बढ़ाने का मतलब एक में ले लो CH3,
एक में ले लो C2H5, एक में ले लो C3H7। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। और एक्स सेम ले लो, एक्स आप जो भी लेना चाहो, जैसे मैंने क्लोरीन ले लिया तीनों में। अभी देखो क्लोरीन के बेस पर तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता हूं, इनका मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीन के बेस पर तो नहीं देखूंगा, मैं किसके बेस पर देखूंगा, इसका 15 है, इसका कितना होता है 12 और 5, 12 दूनी 24 और 5 29, और इसका कितना हो जाएगा 12 ते 36 और 7 43, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट का बढ़ता हुआ क्रम इधर है। अगर मॉलिक्यूलर वेट का बढ़ता हुआ क्रम इधर है तो यहां पर मैं आपसे कह सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट का बढ़ता हुआ क्रम इधर है तो क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम भी इधर होगा कि नहीं होगा। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। किसके बेस पर देखा गया, मॉलिक्यूलर वेट के बेस पर देखा गया। तो अब मैं दोनों पॉइंट आपको अलग अलग लिखवाना चाहूं तो लिखवा सकता हूं। ऐसा पहला पॉइंट कि समान एल्किल ग्रुप के लिए फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने पर क्वथनांक बढ़ता है, बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था। दूसरा सेकंड कंडीशन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि समान हेलोजन के लिए कार्बन की संख्या बढ़ने पर क्या बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। अब कार्बन की संख्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, अब कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ रहा है। तो दोनों का रीजन अगर आपसे पूछा जाए, देखो आपसे ना ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि इन तीनों में ना क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए और उसका रीजन लिखिए। तो रीजन क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट है, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से यहां तक जाने पर ना मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, इसलिए क्वथनांक भी बढ़ रहा है। ये लीजिए क्वेश्चन क्लियर हुआ। उससे पहले वाले में भी आप सेम लिखोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है इसलिए क्वथनांक भी बढ़ रहा है। थर्ड वन क्या है, अगर आर भी सेम हो जाए और एक्स भी सेम हो जाए तब क्या होगा, ठीक है। अगर आर भी सेम हो जाए और एक्स भी सेम हो जाए, थर्ड कंडीशन है, तब क्या होगा, अगर दोनों सेम हो जाए। थर्ड कंडीशन, आर भी सेम हो जाए और एक्स भी ना सेम हो जाए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि हाइड्रोकार्बन भी सेम हो जाए और हेलोजन भी सेम हो जाए, तब क्या होगा। जैसे मैं एग्जांपल बता देता हूं, CH3 CH2 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 Cl, क्लोरोपेंटेन है ये। और ये कौन सा वाला क्लोरोपेंटेन है, एन क्लोरोपेंटेन है ये। एन बोले तो नॉर्मल चेन। एन के बाद आएगा आपका आइसो। आइसो में क्या होगा, CH3, यहां आ जाएगा आपका CH3, ठीक है, और ये CH2 और ये आ जाएगा आपका Cl। तो ये वाला कौन सा क्लोरोपेंटेन है, ये आइसोक्लोरोपेंटेन है कि नहीं है। इसके बाद ना एक और आता है नियो क्लोरोपेंटेन। CH3 C ऊपर हो जाएगा, एक CH3 ऊपर एक CH3 नीचे, और यहां आ जाएगा आपका CH2 और ये आ जाएगा आपका Cl। तो एन क्लोरोपेंटेन, आइसोक्लोरोपेंटेन, नियो क्लोरोपेंटेन। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है और हेलोजन भी सेम है, मतलब यहाँ पे आर भी सेम है और एक्स भी सेम है। अब डिफरेंस किस में आ रहा है, देखो ब्रांच, देखो आप शाखा किस में ज्यादा नजर आ रही है, देखो सबसे ज्यादा शाखा इसमें नजर आ रही है, फिर इसके बाद इसमें, और फिर इसमें तो है ही नहीं शाखा। तो मैंने आपको क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, यानी कि ब्रांच ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ब्रांच नहीं होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्लियर है, ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसकी स्ट्रक्चर ना आपकी एलिप्सॉइड ढंग से दिख रही होगी, आपको एलिप्सॉइड दिख रही होगी, ठीक है। जबकि यहां जब जाते हैं ना आप, जैसे जैसे ब्रांच बढ़ती है ना वैसे वैसे ना स्ट्रक्चर ना आपका स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है, ध्यान रखना। जब तक आपकी ब्रांच नहीं होती तब तक ये एलिप्सॉइड होता है, और जैसे जैसे ब्रांच आने लग जाती है वैसे वैसे ना ये गोलाकार होने लग जाता है, स्फेरिकल होने लग जाता है। स्फेरिकल होने की वजह से मॉलिक्यूल का सरफेस जो एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो घट जाता है। ध्यान रखना क्या बोला है मैंने, जब ब्रांच बढ़ती है तो ब्रांच बढ़ने के कारण मॉलिक्यूल स्फेरिकल होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल जब जब छोटा होगा तब तब वांडरवाल घटेगा। ध्यान रखना, वांडरवाल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया घट रहा है, वांडरवाल फोर्स घटेंगे, और वांडरवाल फोर्स घटेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर हुई। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।